अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला किया है। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा अवामी मसाइल, महंगाई, गैस का बहरान और मुआशी बदहाली है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि ये एहतजाज हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा और इमरान खान साहब 3 हफ्तों के बाद एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। PTI पहले भी कई बार एहतजाजी तहरीकें चला चुकी है, मगर इमरान खान ने बार बार अपना फैसला वापस लिया है। जबकि वफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है कि PTI की सियासत का महवर मुल्क और अवाम नहीं, इमरान खान का जाती मफाद है। PTI ना मुल्क चला सकी, ना ही इनमें पार्लिमानी ऑपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत है। इस वक्त मुल्क की मुआशी हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल दोनों ही खराब हैं। मुल्क को डिफॉल्ट होने का खतरा लाहक है और दहशतगर्द तंजीम TTP भी हमले करने के लिए सरगर्म है। अब सवाल यह है कि हालात के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर होना चाहिए या पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा। बेनज़ीर, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस है इस वक्त, सभी को आइडिया है इसका। PTI को सड़कों पर होना चाहिए इस वक्त या पार्लियामेंट में वापस आकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, एहतजाज वहां पर रिकॉर्ड कराना चाहिए? देखिए, PTI एक सियासी जमात है और एक सियासी जमात को वोट ही वोटर इसलिए देते हैं कि वो पार्लियामान में आके बैठेंगे और वहां पे ऑपोजिशन करेंगे या नुमाइंदगी करेंगे अपने हल्के की। तो ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि PTI को पार्लियामान में होना चाहिए या सड़कों पे होना चाहिए। आजकल वैसे हर दूसरे दिन ये बात होती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना दें, चार्टर ऑफ ये बना दें, चार्टर ऑफ वो बना दें। देखिए, आपने जो चार्टर बनाना है बनाए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सारी सियासी जमातें आए और वहां पे आके अपनी चार्टर ऑफ इकोनॉमी में बना लें। जहां तक ये ऐलान जो किया गया है एहतजाज का पूरे मुल्क में, और अभी मैं देख रही थी एक चैनल पे ये भी खबर चल रही थी कि PTI कोई रेफरेंडम भी करवाना चाह रही है, एक डोर टू डोर मुहिम शुरू करेगी जिसमें वो 2 सवाल रखेंगे लोगों के सामने। एक तो कि टेक्नोक्रेट हुकूमत होनी चाहिए मुल्क में या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब को नाअहल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है, इसके पीछे जो मकसद है या जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि एक तो आपके पास ऑप्शंस की कमी है। इस वक्त ना ही असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं, ना ही आपकी नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो रहे हैं, और जैसे इमरान खान साहब ने खुद ये कह दिया कि उनको अब अंदाजा है कि जल्द इंतखाबात भी नहीं होंगे। तो अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक तो ये है कि आपने अपने जो MNAs हैं, जो जबरदस्ती आपने उनको पार्लियामान से बाहर बिठाया हुआ है, उनको आप जरा इंगेज रखें, उनको जरा आप इलेक्शन मोड में रखें। वो अपने हलकों में जाएंगे, वहां पे एहतजाज करेंगे। वो एहतजाज तो नहीं होगा, एक तरह से मोबिलाइजिंग एक्टिविटी होगी, अपने वोटर्स को मोबिलाइज करेंगे। दूसरा इसका मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह आप, और किसी भी सियासी जमात के लिए ये बहुत अहम होता है, खास तौर पर अगर आप ऑपोजिशन में हो, कि आप रेलेवेंट रहें। तो ये एक तरीका होता है रेलेवेंट रहने का, कि इस किस्म का आप ऐलान करें तो कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है, आप मीडिया में रहते हैं, आप रेलेवेंट रहते हैं। तो देखिए, इमरान खान साहब के पास अब, क्योंकि उनको अंदाजा है कि अगले इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही होंगे, तो उनके पास कोई कारकर्दगी तो है नहीं पिछले 3 साल की दिखाने के लिए। अब उनके पास एक बयानिया है, अब उस बयानिया में जान डाल के रखनी है अगले कुछ महीनों के लिए जब तक इलेक्शन होते हैं। तो ये एक मोमेंटम बनाने का तरीका है कि मोमेंटम ना टूटे। अब मसला यहाँ पे एक छोटा सा है, और वो मसला ये है कि आपने ऐलान तो कर दिया 3 हफ्तों के लिए कि एहतजाज होगा पूरे मुल्क में, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे, वो 3-4 हफ्ते बाद 3 हफ्तों बाद। अब हमने लॉन्ग मार्च में देख लिया कि लॉन्ग मार्च में हमने देखा कि जब इमरान खान साहब स्टेज पे नहीं थे, जब उन पे हमला हुआ और जख्मी हुए, तो PTI में ऐसा कोई और सियासी लीडर नहीं था जो क्राउड पुलर है। और ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं और वो एक क्राउड पुलर है। तो जब आप उनको माइनस कर देते हैं या स्टेज से हटा देते हैं, तो वो क्राउड उस किस्म का नहीं आता। तो ये इन्होंने ऐलान तो कर दिया है एहतजाज का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उस किस्म के नंबर जमा कर पाएंगे जिससे हुकूमत पे कोई प्रेशर पड़े। सही। मज़हर अब्बास साहब, यही सवाल आपसे, और ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यकीनी तौर पर हालात सबके सामने हैं, इन हालात के पेश नज़र जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, आइडियल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बेहतर नहीं होगा कि वो पार्लियामेंट में वापस आएँ और जो एहतजाज करना है उसको वहाँ पर आकर वोकल हों? वो
देखिए, एक जाहिर अब ये 2023 जो है ये इलेक्शन का साल है, हर सूरत में इलेक्शन का साल है, तो उसमें अगर आप सड़कों पे भी हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। असल चीज़ ये है कि जिस तरह अभी बेनज़ीर कह रही थी, अगर ये दुरुस्त है कि ये दो क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा बेहतर सवालात ये हो सकते हैं रेफरेंडम के अंदर, और जाहिर है पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स उसमें हिस्सा लें। एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है कि तहरीक इंसाफ को असेंबलियों में जाना चाहिए या इलेक्शन या तहरीक चलानी चाहिए, इस तरह का सवाल भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा है तहरीक इंसाफ को अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। अब जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, आप उनसे बात करें तो वो दूसरे लीडर के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, वो ग्रुपिंग्स की बात कर रहे होते हैं। इमरान खान को सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पूरे पीरियड में इस पर देनी चाहिए। अपनी आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपकी आगे पॉलिसीज़ क्या होंगी उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब आपने तहरीक चला ली, 8-9 महीने आपने देख लिया, आपने तमाम तर अपनी कोशिशें कर ली, तमाम तर अपनी एक्टिविटीज़ कर ली, और जाहिर है आपके वो डिमांड्स नहीं एक्सेप्ट हो सके। अपना बयानिया आप बिल्कुल बरकरार रखें, उस पर जोर देते रहें। महंगाई तो पहले दिन से आपका इशू होना चाहिए था। ये 2023 में क्यों महंगाई के खिलाफ तहरीक चल रही है? जब जिस दिन हटाए गए थे उसी दिन से चलनी चाहिए थी, क्योंकि महंगाई तो सबसे ज़्यादा आम आदमी का इशू है। लेकिन आप ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं? आपके ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स क्या हैं? क्योंकि माजी में हमने 2018 में देखा कि आपने बहुत दावे किए थे कि हमने ये भी तैयारी कर ली है, ये भी तैयारी कर ली है, इसकी भी तैयारी कर ली है, लेकिन हमने देखा कि जब गवर्नमेंट बनी तो तैयारी नहीं थी, जिसको बाद में खुद आपने एडमिट किया कि तैयारी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बाकी आप पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में जाएं या ना जाएं, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। बाहर रह के आपने देख लिया कि आपने कोई बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया, सिवाय इसके कि आपने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन तो पार्लियामेंट में रहते हुए भी आप बाहर कर सकते थे। इसी तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से तहलील की बात आई, वहाँ भी अब कन्फ्यूजन नज़र आता है। तो अब जब आपको ये अंदाज़ा है कि अब कराची हैदराबाद में एक बड़े लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी जो इस्लामाबाद में आज जो फैसला आया है वो बिल्कुल रोयत हिलाल कमेटी के उस फैसले की तरह है कि रात 11 बजे चांद का ऐलान होता है कि चांद नजर आ गया और सुबह ईद है 12 बजे। अब लोग क्या तैयारी करें? अब कल इलेक्शन अगर है जिस तरह आज फैसला है, मेरे ख्याल में तो जब फैसले का वो तफसीली फैसला आएगा तो मुझे यकीन है इस बात का कि उसमें 10-15 दिन का गैप दिया जाएगा। जो डिसीजन आया है मेरे नुक्ता नज़र से वो सिर्फ उस फैसले को उन्होंने कलअदम करार दिया है जिसके तहत इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। बिल्कुल मज़हर अब्बास साहब, आपका पॉइंट आ गया है और यही सवाल हम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब के सामने रखेंगे। उनकी क्या राय है इस तमाम तर मामले पर, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, पीटीआई पहले भी कई बार एहतजाजी तहरीकें चला चुकी है, मगर इमरान खान ने, हमने देखा पिछले चंद महीनों में ये ज़्यादा हो गई है रूटीन के, बार बार अपना फैसला वापस लिया है। इस बार ये जो एहतजाज का ऐलान किया है और कहा गया है कि 3 हफ्तों बाद खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, आपको लगता है ये एहतजाज कामयाब होगा? और वही सवाल कि क्या इस सड़कों पर एहतजाज पीटीआई की अब प्रायोरिटी होनी चाहिए या पार्लियामेंट में वापस आना? मेरे ख्याल में ये जो जब से आई है ना, हर चीज की एक स्पेशलाइजेशन आ गई है कि डॉक्टर जो है वो इवन कोई न्यूरोलॉजिस्ट है तो उसकी भी आगे 10 किस्में हैं, अगर कोई पल्मोनोलॉजिस्ट है तो उसकी भी 10 किस्में हैं। इस तरह सियासत के अंदर भी अब एक्सपर्टीज आ रही है। और वो जैसे बदर साहब अगर याद करें कि जॉन्टी रोड को इसलिए क्रिकेट में रखा हुआ था साउथ अफ्रीका ने कि फील्डिंग अच्छी करता था। बिल्कुल। अब इमरान खान साहब के पास स्किल एक ही है कि लोगों को गालियां देना, एजिटेशन करना और झपटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का, पार्टी गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये क्राइसिस इमरान खान साहब को सिर्फ ये है कि वो जो एक्टिविटी, मैंने कल भी यही अर्ज की थी कि इमरान खान साहब जो है बुनियादी तौर पे उनको ये चीज इंजॉय भी करते हैं, हमेशा क्राउड के आदमी थे। शायद यही चीज उनको सियासत में लेके आई है कि उन्होंने 20-22 साल एक भरे बड़े मजमू में ह्यूज, जिसको कहना चाहिए फुल टू ब्रिम स्टेडियम से उनके अंदर उन्होंने परफॉर्म किया है, कहीं अप्रिशिएट हुए हैं, कहीं बू हुए हैं, और फिर वो एक जो ज़हन के साथ उनकी सिंक्रोनाइजेशन हुई है वो पॉलिटिक्स में आई है। अब पिछले 2011 से उनको वो जो
लॉस्ट क्राउड था 1992 के बाद, एग्जैक्टली वो उनको दोबारा मिल गया। और उसके अब वो 2022 में आके मजीद उसको 4 चांद लग गए। देखिए क्राइसिस ये कि क्या इमरान खान साहब कत्ल कर दें, इस पे सर्वे होना चाहिए। उन पे 302 लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगे भाई इमरान खान साहब पे? मतलब कत्ल एक मैं करूं, मेरे पे तो लग सकती है, इमरान खान साहब पे क्यों लगे? अगर इमरान साहब किसी बहुत बड़े किसी फाइनेंशियल स्कैम में मुब्तला हैं तो आया उनका नैब का केस बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सर्वे होना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। मैं हैरान हूं कि ये सर्वे कराया जा रहा है और इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर कि अगर इमरान खान नाअहल हो गए, भाई ये कहेंगे इमरान खान साहब अगर बगैर किसी वजह के नाअहल हो जाए तो हर हम भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। सही। ये कहना चाहिए कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। आर्टिकल 10 ये गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रांगली करता है। जो नवाज शरीफ को नहीं मिले थे, जो एसआर डार को नहीं मिले थे, जो शायद खान अब्बासी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। आपके वक्त में तो नैब के जो उनको डिफाइन किया है, जो होम्योपैथिक टाइप उन्होंने बना दिया नैब को, भाई जब बारी आई इमरान खान साहब की तो अब नैब को जो है बड़ा ही बिनाइन कर दिया, ड्रैकोनियन। बिल्कुल, मैं तो खुद कहता था कि ऐसे कानून खत्म होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है खत्म होने चाहिए, चलो अच्छा किया। लेकिन इमरान खान साहब के लिए कम से कम एक प्रोविजन रखते कि उनको उसी नए कानून की तरह ट्रायल किया जाए जिनके तहत वो अपने मुखालफिन को करते रहे। ये बात जो है इमरान खान साहब को समझ नहीं होगी। मजहर साहब ने चंद बातें की, मैं उनमें थोड़ा ऐड करता हूँ कि कब समझ आएगी कि आप जो काम करना चाहते हैं उसके अंदर पहले अपने घर को खंगालना होगा। आपके अंदर अहलियत है, सलाहियत है वो काम करने की। आप ये कहने से नहीं हो जाएगा कि आप 50 लाख घर बना देंगे। मतलब मैं सिविल इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन। जब इनका 50 लाख घर बनाएंगे तो मैंने जब कैलकुलेशन की तो हमें 3-4 हजार अरब पता नहीं रुपए चाहिए था। मैं तो हैरान परेशान रह गया कि यार ये बंदे ये पैसा कहां से आएगा। कह दिया जी 8,000 अरब मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा, ये पहले साल ही करके दिखाऊंगा। इमरान खान साहब को लोग पैसे देते हैं, फिर नहीं दिए लोगों ने पैसे। हर तरीके से डैम पे इकट्ठे किए, नहीं दिए लोगों ने पैसे। तो बता देना कि लोग पैसे नहीं देते ऐसे। ये काम सारे कितने तजुर्बा होगा आपको कि आपको पता चलेगा कि कुछ काम करने की आपकी सलाहियत नहीं है, तो कम अज कम उसके अंदर मुशावरत कर ले। जाके जलसे में 26 नवंबर को अनाउंस करते हैं कि मैं दोनों असेंबली रिजॉल्व करूंगा। एक तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर को फोन करके पूछा है। मेरी दिलचस्पी थी कि पूछो कि किसी जगह पे ये डिस्कशन में आए हैं। ठीक। उन्होंने कहा जी हकीकत ये कि स्टेज के ऊपर जाके या गाड़ी के अंदर जब वो आ रहे थे 6:30 बजे शाम को, जिस घर में वो क्या पजीर थे कि जलसे में बंदे इकट्ठे हो जाएं, ये भी 1 महीना पहले, तो वहां से चलते हुए जब रास्ते में कहा कि मेरा ख्याल है कि असेंबली डिसॉल्व करने का अनाउंस कर दूं, क्यों वहां जलसे में बंदे नहीं बैठे। तो यानी इससे ये भी मतलब लिया जा सकता है कि खान साहब खुद भी अभी क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उनके माइंड में भी है। लेकिन एक चीज एक ही बात है जो मेरा ख्याल है उसको वाइंड अप कर दे। आप भी इम्पेशेंट हो रहे हैं। नहीं, हमने इरशाद भट्टी साहब की तरफ भी जाना है और भट्टी साहब भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। और ही इज गुड एट दैट। तकरीर अच्छी करता है, स्पेल बाउंड कर देता है, तो एक्टिविटी जाता है और फिर लेकिन एक एक्टिविटी जो है काउंटर प्रोडक्टिव पहले भी हो चुकी है, बाद में भी हो सकती है और हो जाएगी। और जैसे इलेक्शन टाइम पे हुए तो इमरान खान साहब इज गॉट लॉट टू लूज कि वक्त की घड़ी जो है वो इमरान खान साहब के पास नहीं है। ही इज ऑल इन हरी की। बिल्कुल न्याजी साहब आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब अब एक और तारीख, एक और एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से। माजी में और पिछले चंद महीनों में ये ज़्यादा सिलसिला चल रहा है, एहतजाज हो रहे हैं, कॉल वापस ली जा रही है, कहीं ना कहीं अपने बयानात से भी वापस मुड़ जाते हैं खान साहब और पीटीआई। आपको क्या लगता है इस दफ़ा की एहतजाजी तहरीक किस हद तक कामयाब होगी? और हैरान कुन तौर पर इस बार जो पीटीआई का एजेंडा है इरशाद भट्टी साहब, वो अवामी मसाइल, महंगाई, गैस का बहरान और मुआशी बदहाली है। करप्शन के खिलाफ जंग इस दफ़ा एजेंडे में शामिल नहीं है एहतजाज में पीटीआई की। जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर नहीं, पिछले 8 महीने से सड़कों पर है। दूसरी बात जनाब स्पीकर ये है कि इस पार्लियामेंट जिसमें उसको आप कहते हैं कि वापस जाए, इस पार्लियामेंट से अल्लाह बचाए, जो कल तक हराम थी आज हलाल हो चुकी, जो कल तक जाली थी आज असली हो चुकी, और जो आज इलीट क्लब है जिसमें ज़ाती मफादात के लिए सब कुछ हो रहा है, कोई आवाम के लिए बात नहीं हो रही।
दूसरी बात जनाब स्पीकर कि मैं कौमी असम्बली के स्पीकर साहब से इज्जत माब से पूछना चाहता हूं कि इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर कर रहे भाई वो इस्तीफे देना चाहते हैं, आप मंजूर करें। क्या आप एक एक करके उनको साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं? भट्टी साहब 22 लोगों ने कॉल करके बता दिया कि दस्तखत जाली हैं, 6 लोगों ने कहा कि हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं। इसके अलावा और शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक साहब आए नहीं, तो वो तो कंफ्यूजन फिर कहीं ना कहीं पीटीआई खुद एक पेज पर नहीं है। जनाब स्पीकर, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो छुट्टी पर चले गए थे या दौरे पे चले गए थे। उन 22 को छोड़ दे, बाकी 100 के कर लें। उन 100 को छोड़ दे, बाकी 50 के कर लें। 11 के किस किए थे, क्या मयार मुकर्रर किया था? वो फर्दन आके उन्होंने सेल्फियां ली थी जनाब स्पीकर साहब के साथ। तीसरी बात जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब से कहना है कि आपके कपड़े कब बिकेंगे हजूर? आटा 125 रुपए किलो हो गया है, और आपने तो कहा था मौलाना साहब एक खास डायरेक्शन की तरफ चेहरा मुबारक करके फूंक मारेंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी। मौलाना साहब भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, और खास डायरेक्शन भी मौजूद होगी। फूंक मारें सर, ये फूंकों से चिराग बुझ गया है अब। और तीसरी बात जनाब स्पीकर, याद करवाता चलूं, कल पीडीएम जब अपोजिशन में थी तो पार्लियामेंट में भी थी, और तब मौलाना साहब सड़कों पर थे, बिलावल भुट्टो भी सड़कों पर थे, और मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी महंगाई मार्च कर रहे थे। याद रहे तब जनाब स्पीकर महंगाई 12 से 14% थी, और आज महंगाई 30 से 40% है। जनाब स्पीकर, आपको शायद ये इल्म नहीं होगा कि 8 महीनों में इन तजर्बाकारों ने, इन अहलों ने, इन अरस्तुओं ने, बमा एवनफील्ड के नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, मुल्को कौम का सवा सत्यानाश कर दिया है। जनाब स्पीकर, मुल्क टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, मिडिल क्लास डिफॉल्ट कर चुकी है, गरीब डिफॉल्ट कर चुका है, आम आदमी डिफॉल्ट कर चुका है, इंडस्ट्री डिफॉल्ट कर चुकी है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर चुकी है, डॉलर डिफॉल्ट कर चुका है, ज़र मुबादला डिफॉल्ट कर चुका है, और आप कह रहे हैं कि वो असेंबली में बैठकर तो चाय पिए। इस वक्त तो जनाब स्पीकर पूरी कौम को बाहर निकलना चाहिए। इस वक्त पूरी कौम को बेनजीर कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं भट्टी साहब, आपको लगता है कि पार्लियामेंट में वापस आना अच्छा खुशाइंद फैसला नहीं होगा? बेनजीर आप ऐड ऑन कर दें, फिर भट्टी साहब इसको कंक्लूड कर दीजिए। मैं तो सिर्फ सवाल था भट्टी साहब से। भट्टी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में अवाम की बात नहीं हो रही, अवाम के मसाइल की बात नहीं हो रही, तो पीटीआई जाए पार्लियामेंट में और लेके जाए अवाम के मसाइल, क्यों नहीं जाती? मैं एक अर्ज कर दूं, देखिए बात यह है कि कभी भी हराम नहीं थी। इसी पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम नून ने वजीर आजम का इलेक्शन लड़े, इसी पार्लियामेंट में स्पीकर का इलेक्शन लड़े, उनके मुकाबले खड़ी। इसी पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश करता हूँ। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्लियामेंट के अंदर ही बताए थे। नहीं, और अगर पार्लियामेंट में हराम है, पार्लियामेंट सबने कहा था हलाल है, और जो सेनेट में आप तक बैठे हुए हैं। बेनजीर एक मिनट, इसी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जितने बंदे, इमरान खान साहब के अपने बंदे थे 155, और इत्तेहादी मिला के उन्होंने 180 के साथ काम दिखा चलाया। ऑपोजिशन के भी 155 थे, उन्होंने 21 के साथ मिला के 176 वोट्स के ऊपर अपना काम चलाया। तो असल मसला ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट है कि आया इमरान खान साहब जो कि एक एजुकेशन चला रहे हैं, आया प्रोडक्टिव होगी। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब, चलिए अब भट्टी साहब से कमेंट ले लेते हैं कि उनके बयानिए के अंदर जान नहीं है, उनके वो चूंकि झूठ के ऊपर है, 2 टांगे नहीं है, वो चाहते हैं जो भी फैसला 1 महीने के अंदर हो। चुनाचे एक बयानिया जैसे खर्च होता है दूसरा पकड़ लेते हैं, इसलिए उनका एक अस्तासुर खत्म होता जाता है, और दूसरा उनको अपने केसेस का बहुत खतरा है कि वो अब घेरे में आ चुके हैं। भट्टी साहब काफी सवाल जमा हो गए हैं आपके पास असल लोगों के। जनाब स्पीकर, ये जो डब्बा बंद बदबूदार किस्म की और नकारा और बोसीदा किस्म की एक निज़ाम है जिसको जमहूरियत का नाम दिया हुआ है, इसको भी अगर सामने रखें तो हर बंदे का, हर पार्टी का हक हासिल है उसको कि वो पार्लियामेंट में बैठ के एहतजाज करना चाहता है या सड़कों पर एहतजाज करना चाहता है। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क बचाना है। ये मुल्क नहीं चल रहा इनसे, मईशत नहीं चल रही इनसे, डार फेल हो चुके हैं, हैंड्स अप कर चुके हैं ये सारे। अंदर अंदर से ये बार बार से हमें कहते हैं जमहूरियत को खतरा है, अंदर अंदर से जनाब स्पीकर मैं क्या बताऊं कि कौन कौन कह रहा है कि टेक्निकल सेटअप या टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए, हमारी जान छुड़वाई जाए।
जनाब स्पीकर, इस वक्त पूरी कौम को इमरान खान के साथ पीछे खड़ा होना चाहिए इन अवामी इश्यूज पर। असेंबलियां टूटे ना टूटे, भट्टी साहब ने तो कंक्लूड कर दिया है। मजहर साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? होना चाहिए, पूरी कौम को पीछे खड़ा होना चाहिए। हम मर रहे हैं, हम लुट रहे हैं, उजड़ गए हैं। कोई बात नहीं हो रही टेक्नोक्रेट हुकूमत की, ये कहां से बात शुरू हुई है? मजहर साहब आप कोई पॉइंट देना चाह रहे हैं? उसके बाद फिर बेनजीर आपके पास भी आते हैं। जी मजहर साहब। देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर कोई पार्टी ये फैसला करती है कि वो असेंबली में नहीं बैठना चाहती और वो उस असेंबली को से रिजाइन करना चाहती है, तो स्पीकर कौन होता है कि उनके रेजिग्नेशन को ब्लॉक करें? वो नहीं चाहते इस असेंबली में बैठना, वो एहतजाज करना चाहते हैं, वो इससे रिजाइन करना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट ने जितने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ब्लॉक करने के इक़दाम किए हैं, उससे ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए जा सकते थे डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के। तो आपने मुसलसल जो रिवायात कायम कर रहे हैं, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करके, बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करके, कभी अमेंडमेंट ला के, कभी किसी और तरीके से, ये सारे वो इक़दाम हैं। ये नहीं कि पीटीआई ने कोई बहुत अपने दौर में अच्छे इक़दाम किए, यानी पीटीआई ने उसूली तौर पे तो पीटीआई को बल्दियाती इलेक्शन 2020 में करवा देने चाहिए थे जब टेन्योर ख़त्म हुआ था। लेकिन आज जो अगर सूरत हाल है तो ये नहीं है कि प्रोटेस्ट आप स्टीरियोटाइप प्रोटेस्ट क्यों कर। फिर सवाल ये है कि महंगाई तो मौजूदा हुकूमत के आने के फौरन बाद और ऊपर गई, तो 8, 9, 10 महीने बाद क्यों महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है? ठीक पहले ही दिन तहरीक ही महंगाई के खिलाफ चलनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त तहरीक क्या चल रही थी कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। उस वक्त तहरीक ये चल रही थी कि हमसे पूछ के आर्मी चीफ लगाया जाए। उस वक्त तहरीक दूसरे अंदाज में, उस वक्त भी तो महंगाई। आपका पॉइंट ये है कि प्रायोरिटीज उस वक्त कुछ और थी। एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में, और ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हम कराची की सियासत पर बात करने वाले हैं। पीएसपी और फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तफाक कर लिया है। कराची की सियासत में क्या तब्दीली रोनुमा हो सकती है, जानिए एक ब्रेक के बाद। तजिया लेंगे अपने तजियाकारों से। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पीएसपी और फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तफाक कर लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों के इंतजाम की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ने सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तफाक किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने बात की गवर्नर सिंध ने, और कहा कि वो तमाम दोस्तों से गुजारिश कर सकते हैं, किसी को मजबूर नहीं कर सकते। आपस में उलझने और लड़ाई झगड़े से कराची का नुकसान होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं और क्या सिचुएशन बन रही है कराची की सियासत में, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले मजहर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एमक्यूएम ने कराची में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए हम देख रहे हैं कि सरगर्मियां शुरू कर दी हैं, और फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्टेब्लिशमेंट फिर कराची में अपनी पार्टी लाना चाहती है और पीटीआई को रोकना चाहती है। आपको ये लगता है? मैं कंप्लीटली रिजेक्ट तो नहीं करूंगा फवाद चौधरी साहब के बयान को। ये थिंकिंग पिछले कई महीने से है, और ये थिंकिंग ये है कि इस वक्त कराची में क्या होने जा रहा है। सीधी सी बात है, कराची के बल्दियाती इलेक्शन अगर आप आज से 3, 4, 5 महीने पहले करा देते, या इवन साल भर पहले करा देते, तो ज़्यादा बेहतर होता। अब ये जो एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि इसमें माइनस अल्ताफ या माइनस लंदन फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। अब वो किस हद तक इफेक्टिव होता है, क्योंकि एमक्यूएम लंदन की क्या पोजीशन है इस वक्त, तो हम में से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन पे पाबंदी है। वो कोई जलसा नहीं कर सकते, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, और ये गैर एलानिया पाबंदी है। यानी आपने कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया उनके खिलाफ, आपने कोई उन पर इस तरह की पाबंदी ऑफिशियली नहीं लगाई है, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो बहुत सख्त पाबंदियां हैं उनको बिल्कुल भी। बल्कि इस हद तक जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, अब मैं ये बिल्कुल स्पेसिफिकली कह रहा हूं, जो फॉर्मूला दिया जा रहा है उस फॉर्मूले के तहत राब्ता कमेटी नहीं होगी, बल्कि एक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप बनेगा। उसमें इलेक्शंस होंगे, उसमें चेयरमैन होगा, जिस तरह इब्तिदा में एमक्यूएम में था। कोई यूनिट नहीं होगा, कोई सेक्टर नहीं होगा, कोई तंजीमी कमेटी नहीं होगी। यानी वो बिल्कुल उससे बिल्कुल कहीं भी कोई निशान
जो किसी भी तरीके से तंजीमी निशान MQM लंदन का है, वो तंजीमी लिहाज से वो नहीं होगा। ये फॉर्मूला है जिस पे पिछले 2-2.5 महीने से काम हो रहा है। इसमें अब जो 2016 के बाद जितने MQM प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कामयाब नहीं हो रहे। ना MQM पाकिस्तान प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, ना PSP प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, ना फारूक सत्तार प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, नहीं हो रहे कामयाब। नहीं तो अब आप मजहर अब्बास साहब इसी में ऐड कर दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि कराची में माइनस इमरान फॉर्मूला भी लाया जा रहा है? जाहिर देखिए, माइनस इमरान खान अगर आज से 1 साल पहले ये जो आज एफर्ट्स हो रही हैं MQM के मुख्तलिफ फैक्शंस को इकट्ठा करने की, ये अगर आज से 1-1.5 साल पहले होती तो ये ज्यादा कारआमद होती। ठीक, क्योंकि उस वक्त PTI जो है वो पॉपुलर नहीं हुई, PTI की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से नीचे आ रही थी। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन अगर 15 जनवरी को हो जाते हैं तो मुकाबले में PTI है, मुकाबले में जो है वो जमात इस्लामी है, ठीक है, मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद जाके MQM पाकिस्तान का नंबर आता है। सही, यही तो सवाल। इस फॉर्मूले के तहत भी अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं और उससे पहले ये इकट्ठा हो भी जाते हैं तो एक पॉजिटिव बात तो जाएगी, लेकिन वो शायद लोकल बॉडीज पे उस हद तक असरअंदाज ना हो। ठीक है मजहर साहब, कहीं ना कहीं आपका पॉइंट आ गया है। बेनजीर, आपको क्या लगता है, क्या कराची में माइनस इमरान फॉर्मूला लाया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बार बार कराची के इलेक्शन में ये देख रहे हैं, और जो एक कॉमन जो थ्रेड है वो हम ये देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी इलेक्शन से काफ़ी बार वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है। 2018 में कराची का जो ऑन एवरेज वोटर टर्नआउट था वो 40% था, जो 2013 के जनरल इलेक्शन से काफी कम था। उसके बाद जितने भी अभी बाय इलेक्शंस हुए हैं कराची में, उसमें हम देख रहे हैं कि राउंड अबाउट 20%, इससे ज्यादा वोटर टर्नआउट नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वोटर्स जो हैं वो मोटिवेटेड नहीं है, या उनको मोबिलाइज कोई भी सियासी जमात इस वक्त कराची में कर नहीं पा रही। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इस किस्म का फॉर्मूला, और इसके बारे में कहा यह जाता है, जो कराची के एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने एक ऐलान किया हुआ है, एक बॉयकॉट किया हुआ है इलेक्शन का, इसकी वजह से उनके जो बहुत से वोटर हैं वो नहीं निकलते वोट डालने के लिए। तो इस किस्म की सिचुएशन में लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला माइनस अल्ताफ हुसैन जो है इस वक्त कराची में चलेगा। अब उनकी कितनी मकबूलियत है, जैसे मजहर अब्बास साहब कह रहे थे, इसका हमें अंदाजा नहीं है। जब उनको अगर इलेक्शन में इजाजत दी जाएगी लड़ने के लिए तो फिर ही जाके हमें पता चलेगा। जहां तक माइनस इमरान में छोटी सी एक बात करना चाहूँ, देखिए सिर्फ माइनस इमरान खान सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क में यहाँ पे अक्सर बात होती है कि माइनस इमरान खान, देखिए वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है, और एक पॉपुलिस्ट लीडर, हमारे पास अब कई मुल्कों की मिसालें हैं। एक पॉपुलिस्ट लीडर को हराने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन में आप उनको हराएं। सही, ठीक है, आपका कमेंट आ गया है। आपकी क्या राय है नियाजी साहब, क्या कराची की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? देखिए जी, मैं तो हैरान हूँ, ऐसे डिस्कस करें ये पहली दफा हुआ है। ये मदर साहब जरा अपनी मेमोरी को जॉग बैक करें। ये 2018 में जब मुस्तफा कमाल और ये सारे इकट्ठे हुए थे, फारूक सत्तार साहब, और बाहर निकल के इन्होंने अपनी डर्टी लिनन जो है बीच चुराए जो है, जो भांडा जो है ना फोड़ा था या फोटा था, वो क्या था? यही बात कर रहे थे कि इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त इमरान खान साहब के हक में इकट्ठा किया जा रहा था। अब इमरान खान साहब का ख्याल है कि हमारे खिलाफ हो रहा है। तो फाज 24 असल में क्राइसिस क्या है? क्राइसिस हमारे अंदर ये दोगलापन है। जब ये चीजें मेरे इंटरेस्ट में जा रही हो, कौन सी चीज है पिछले 10 साल में या 8 साल में पूरी रियासत की चूल्हे हिला के हमें इमरान खान साहब को तोहफा हमारे हवाले किया गया है, और वैसे कपड़े झाड़ के कहते हैं कि बूट पॉलिश, चेरी ब्लॉसम, फलानी चीज, कीवी बूट पॉलिश। ये कौन करता रहे बूट पॉलिश? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। आप क्राइसिस ये है कि ये बात बिल्कुल बेनजीर साहब की ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं, बार बार मुझे तकलीफ होती है कि कल भी ये बात की है कि हम पार्टियों को, और मजहर साहब ने भी कल मेरा ख्याल है इसको बड़ा उजागर किया है कि पार्टियों को आप महदूद ना करें। बिल्कुल बिल्कुल नियाज़ी साहब, वक्त कम है, आपका पॉइंट आ गया है। इलेक्शन के आप किसी पार्टी को आउट नहीं कर सकते। ठीक, मैं चाहूंगा भट्टी साहब भी अपना कंक्लूडिंग कमेंट दे दें, और कराची की सियासत को वो किस तरह एनालाइज करें, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जी भट्टी साहब।
पहली बात तो ये है कि जनाब स्पीकर आप कुर्बान जाएं, कराची का नुकसान ख़त्म करने के लिए वही काम कर फिर सरगर्म अमल हो रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कराची को तबाह व बर्बाद किया है। मीर क्या सादे हैं बीमार हुए, जिसके सबब इसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। लड़का मैंने ख़ास तौर पे लगाया, दूसरा लफ्ज़ नहीं लगाया। चीचो चीच गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ, विचू खाई जा, तू रोड़ा पाई जा। एक अमेरिका में आप MQM का हाल सुन लीजिए मुख्तसर 4 जुमलों में। एक अमेरिका में एक साहिब जो रहनुमा कहलाते हैं MQM के, वो अमेरिका में अपने स्टोरों की चेन जो है उस पर फोकस करके बैठे हैं। एक दुबई में बिजनेस को टाइम दे रहे हैं, एक रियल स्टेट में नको नक फंसे हुए हैं, एक नाराज होकर बैरून मुल्क पे बैठे हुए हैं, बाकी जो चंद बचे हैं वो लंदन जायदादों पर केस लड़ रहे हैं। और क्या मजबूत इन्होंने होना है और क्या नहीं करना। PDM इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करवा रही, कराची में पीपल्स पार्टी भाग रही है। पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदे खालिद मकबूल सिद्दीकी से किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। और आखिरी बात, माइनस सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में माइनस इमरान फार्मूले पर काम हो रहा है। और उसकी वजह बताई जा रही है कि जब बेनज़ीर भुट्टो गई थी तो बिलावल और भुट्टो साहब और जरदारी साहब ने पार्टी संभाल ली थी। जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो मरियम नवाज साहबा ने पार्टी संभाल ली थी। यहाँ जाएंगे तो कोई संभाल नहीं पाएगा, और बल्कि जो अगले हैं वो उम्मीदवार हैं पार्टी की हेड के, तो ये शौक भी पूरा करके देख लें। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा, आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।